जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबके सहयोग से चैनल आपका अच्छा सब्सक्राइबर भी आया, वाचिंग आवर्स भी पूरा हो गया समय से और मोनेटाइजेशन भी हो गया। इसका मोनेटाइजेशन का प्रक्रिया भी कल पूरी हो गई है और अब बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियोस जा रही हैं उसको पूरा देखें, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने परिवार की संख्या बढ़ाते रहें। आज मैं बात करूंगा प्री हिस्टोरिक और प्री वैदिक पीरियड की। हिस्ट्री हमारा एक प्रमुख विषय है चक्रव्यूह चैनल का कि इतिहास के बारे में कुछ विश्लेषण करें और बहुत कंट्रोवर्सी इतिहास में है, उसको देखते हुए कुछ तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को प्रस्तुत की जाए। इसका एक एपिसोड, इसकी श्रृंखला क्रमशः जाएगी। बीच में कुछ न कुछ चीजें जैसे झेलम का है या कौटिल्य का है, चंद्रगुप्त का है, गुणवान, बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत कायदे से आज मैं कर रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल जो था, जिसे पुरा वैदिक काल कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या चीजें थी, आज मैं वहां से इसकी शुरुआत करता हूं। पश्चिमी दुनिया के जो देश हैं वो इतिहास के जनक हेरोडोटस को मानते हैं। अब हेरोडोटस ने हिस्टोरिका या हिस्टेरिका करके एक बुक लिखी है और उस बुक्स में उन्हें बहुत सारी चीजें लिखी है जिसको वो बड़ा प्रमाणित मान के चलते हैं पश्चिमी इतिहासकार। जबकि भारत में हालांकि इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, इतिहास नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है, लेकिन ढेर सारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भारत का है। लेकिन पश्चिमी जगत जो है, हमारे हजारों वर्ष पहले लिखे गए हमारे शास्त्रों को इतिहास नहीं मानते। ये बड़ी विडंबना है। मानव सभ्यता के सृजन, पालन और विनाश की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण वृतांत हमारे शास्त्रों में मौजूद है। और यही नहीं बल्कि अनेकों बार इस पृथ्वी का, इस संसार का, जगत का विनाश हुआ है, पुनरुत्पत्ति हुई है, पुनराविर्भाव हुआ है और हमारे पास इसका पूरा समृद्ध इतिहास है। लेकिन पश्चिमी दुनिया के देश हैं, वो हेरोडोटस जैसे इतिहासकार को और उनकी किताबों को, देश दुनिया के अस्तित्व को उनके हिसाब से स्वीकार करते हैं जैसा उन्होंने दर्ज किया है। लेकिन आज हम पूरा वैदिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई भी इतिहासकार एक दूसरे से पूर्णतः सहमत नहीं है। खास तौर से इसके कालखंड की बात हो, संरचना की बात हो, विकास की बात हो और विनाश के कारणों को लेकर के बात हो, इतिहासकार इस पर सहमत नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न विचार हैं उनके। और इतिहासकार केवल और केवल सभ्यताओं के अस्तित्व को लेकर ही एक दूसरे से सहमत हैं कि हाँ, ये सभ्यताएं थी। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें उस समय की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध है नहीं और मानव जीवन भी उस समय अनकल्चर्ड होता था, असभ्य जिसे आप कह सकते हैं, असभ्य होता था। कुछ इतिहासकार इस काल को 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, जिसे अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है, और उसके बाद मध्य पाषाण काल है, जिसे कुछ लोग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का कार्यकाल मानते हैं, और नवपाषाण युग, नवपाषाण काल, जो 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड माना गया है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल को लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुआ मानते हैं, जिसे आदि मानव से जोड़ते हैं। पुरा पाषाण काल युग में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पुरा पाषाण काल युग की शुरुआत हिम युग से मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि हिम युग जो था वो अधिकांश भाग उसमें पुरा पाषाण काल का उसमें बीता है।
हिमालयन और उसका जो रीजन था ये पूरा हिमयुग का रीजन, और आज भी है, वो चीजें मिलती है देखने को। भारतीय पुरापाषाण युग में औजारों को या जलवायु परिवर्तनों को आधार मान करके इसे बांटा गया है और इसे भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। आरंभिक या निम्न पाषाण युग कहा गया है, जो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। भारत की यह गणना काफी कुछ फिट बैठती है। और जो मध्य पाषाण युग है भारत के हिसाब से, वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का कार्यकाल माना गया है। इसके बाद आया तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, अर्थात जहां सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं, इसलिए भारत पुरापाषाण काल युग में भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों के अतिरिक्त बहुत सारे प्रमाण हैं। भारत में समय समय पर पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा खोजे गए हैं प्रमाण। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर भी कुछ तथ्य मिला है, और उससे ये अंदेशा है, उससे ये पता चल रहा है कि मानव की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। इतने पुराने अवशेष मिले हैं। इस बात पर कई इतिहासकार हालांकि एक मत नहीं है, लेकिन एक बात पर जरूर एक मत दिखाई देते हैं कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में जो मानव है वो बाद में आके बसे हैं। अर्थात भारत एक सिविलाइज सोसाइटी थी, अफ्रीका में अनसिविलाइज अनकल्चर्ड सोसाइटी ज्यादा पुरानी रही होगी, ऐसा तमाम इतिहासकार मानते हैं। लेकिन जहां तक सभ्यताओं का उदय का सवाल है, वो अफ्रीका को बहुत पीछे छोड़ देता है, और पुरापाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में भी मिले हैं, वहां भी इसके अवशेष मिले हैं, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के होने का अनुमान जो है लगाया गया है उसका। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के भी कुछ औजार मिले हैं। ये चीजें भारत में निकल के आई है। अब मैं बात करता हूं नवपाषाण काल में भारत की क्या स्थितियां थी। भारत में नवपाषाण काल युग में जो अवशेष हैं, संभवतः वो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के हैं। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल युग में विकास की इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देर से आई जरूर होगी, लेकिन यह जरूर है कि विश्व के एक बड़े भूभाग पर, जो साउथ वेस्ट एशिया के रूप में भी देखा जाता है, साउथ एशिया के रूप में भी देखा जाता है, यह युग 8,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के आसपास विशेष रूप से इसका उदय हुआ, इसको पनपा था यहां पर। फिर यहां से कहा जाता है कि नील नदी की घाटी की ओर, इजिप्ट की ओर गया और वहां से होते होते यूरोप की ओर पहुंचा था। भारत में नवपाषाण युग का आरंभ बुर्जहोम कश्मीर में भी पाया गया। इसका अवशेष बुर्जहोम जगह है कश्मीर में, ऐसा गया कि यहां भी सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ था। ताम्र पाषाण युग की बात मैं करूं, कॉपर और स्टोन युग जो मिला जुला था। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था, और ताम्र पाषाणिक युग में तांबा तथा पत्थर के हथियार होते थे। ऐसा कहा गया है कि इस समय तक लोहे या कांसे का प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था। भारत में ताम्र पाषाण युग में बस्तियां के भी निशान मिले हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात हो, पश्चिमी महाराष्ट्र बात हो, दक्षिण पूर्वी भारत के ऐसे कैसे क्षेत्र हैं जहां पर पुरानी बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। उस समय भारत के एक बड़े हिस्से पर जंगल हुआ करता था और कुछ हिस्सों पर बस्तियां हुआ करती थी। जंगलों का उल्लेख रामायण में अर्थात त्रेता युग में भी दंडकारण्य के नाम से मिलता है, ये इतिहास में दर्ज है। अब मैं बात करता हूं प्रागैतिहासिक या पुरा वैदिक कालीन सैन्य पद्धति के बारे में। प्री हिस्टोरिक और प्री वैदिक मिलिट्री सिस्टम कैसा था। देखिए, शिकार और सुरक्षा की जरूरतों ने और हिंसक सोच ने इस प्रकार की चीजों को जन्म दिया।
जंगली पहाड़ी लकड़ियों, पहाड़ों के जो पत्थर हैं, पशुओं की जो हड्डियां हैं, इन सबसे धारदार और मारक क्षमता का विकास हुआ। शिकार के हथियार बनाए गए, सुरक्षा के हथियार बनाए गए। मैंने इस एपिसोड में यह भी बताया था कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन सभ्यताओं के विकास के रूप में अगर देखें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। पाषाण काल जो स्टोन एज है, ये भी 2 भागों में है। इसके 2 कालखंड हैं। एक कालखंड को पुरातन पाषाण काल या पूर्व प्रस्तर युग कहा जा सकता है और दूसरा नूतन पाषाण काल या उत्तर प्रस्तर युग कहा गया है। ये उत्तर प्रस्तर युग जो है, यही से वैदिक परंपरा का जुड़ा होता है। इस युग में औजार और हथियार की शुरुआत हुई थी, खासतौर से सुरक्षा और शिकार के लिए। दोनों इस युग में चाहे धातु का युग रहा हो या स्टोन का युग रहा हो या नूतन पाषाण काल की बात करें, पुरातन पाषाण काल की बात करें, इस युग में टोली का एक मुखिया भी हुआ करता था। हथियारों में नुकीले पत्थर, लकड़ी का उपयोग ज्यादा किया जाता था। चूंकि इस युग में अग्नि का विकास हो गया था, इससे जीवन पद्धति में काफी बदलाव शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ। लिपि और पठन पाठन का बड़ा नितांत अभाव था। इस युग में लोगों को अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था। सैन्य संगठन की बात करें, दुर्ग व्यवस्था की बात करें, युद्ध कला की बात करें, इन सब का कोई व्यवहारिक ज्ञान विधान इस युग में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं मेटेलिक एज की बात करूं, धातु युग की, धातु काल जो था, सबसे पहले तांबे का या ताम्र का उपयोग शुरू हुआ, फिर लोहे और कांसे आदि का उपयोग शुरू हुआ था। इस युग में चूंकि अग्नि का विकास हो चुका था, तो लोहे को पिघलाकर हथियार बनाए जाते थे, घरेलू औजार, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, कृषि के उपकरण बनाए जाते थे। इस युग में कृषि और पशुपालन व्यवस्था का विशेष रूप से विकास हुआ। कृषि और पशुपालन ही आय के मुख्य साधन थे। धातु युग में बस्तियों और सामाजिक व्यवस्था का भी काफी कुछ उल्लेख मिलता है कि विकास हुआ था। अब मैं बात करूंगा सभ्यताओं की उत्पत्ति एवं विनाश। सभ्यताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ, इन सब की बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हलाफ संस्कृति, हलाफ कल्चर एक है, हलाफ संस्कृति के साथ ये विकसित हुई थी। और इस सभ्यता में कृषि कार्य करने वाले समुदाय लगभग 8000 ईसा पूर्व पहले आ गए थे, उभर के आ गए थे। लगभग 8000 ईसा पूर्व उबैद काल के दौरान इस सभ्यता का काफी विस्तार और विकास हुआ। उबैद काल जो है मिडिल ईस्ट में काफी फेमस है। शहरों की शुरुआत जो है उरुक काल में बताई गई है। उरुक काल जो है वो 4000 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। उसके बाद जेमसेड नस्र की बात आई है। जेमसेड नस्र का जो है कार्यकाल 3001 से लेकर के 2009 से ईसा पूर्व तक माना गया। यहां पर प्रारंभिक राजवंश का भी उद्भव हुआ। प्रारंभिक राजवंश का विस्तार 2900 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। और इतिहास में बेबीलोनिया का जिक्र आता है। ये जो बेबीलोनिया है, ये मेसोपोटामिया के निचले भाग में स्थित था, जहां आज दक्षिण इराक है। और यह एक एमोराइट राज्य था जिसकी राजधानी बेबीलोन थी। बेबीलोन का काफी जिक्र इतिहास में मिलता है। बेबीलोनिया तब उभरा जब हम्मुराबी और सुमेर की जो सभ्यताएं थी, उसका अक्कड़ के पूर्व राज्य के क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार हुआ। यानी हम्मुराबी और सुमेर सभ्यता और अक्कड़ सभ्यता का भी उल्लेख मिलता है। और ये सब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के ऊपरी हिस्सों में, खासतौर से जो पश्चिमी एशिया है, यूरेशिया कहे, मैं समझता हूं यूरोप और एशिया का क्षेत्र मिलाकर के यहां पर इस साम्राज्य हुआ था। और नौ बेबीलोनियन साम्राज्य से चांडिया साम्राज्य भी कहा गया। चाल्डिया साम्राज्य या नौ बेबीलोनियन साम्राज्य 7वीं और 6वीं ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में था। अब मैं बात करता हूं मिस्र की, इजिप्ट की। प्राचीन मिस्र की जो भौगोलिक देखा जाए, भौगोलिक रूप से
प्राचीन मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित था। एक लंबे समय तक रहने वाली सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता मानी गई है। यह नील नदी के मध्य में निचले इलाकों में केंद्रित थे, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गई थी। इसका विस्तार बहुत बड़ा हुआ था मिस्र की सभ्यता के बाद में। मिस्र की सभ्यता को बाद में न्यू किंगडम काल के रूप में भी जाना जाता है। और प्राचीन काल में मिस्र जो है वो कम से कम 3 सहस्राब्दियों में विकसित हुआ था। 3 सहस्र शताब्दी उसके विकास में लग गए थे। इसकी शुरुआत 3100 ईसा पूर्व के आसपास नील घाटी के प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण के साथ माना जाता है। नील नदी के आसपास उसके बीच में बसे कुछ राज्यों के राजनीतिक एकीकरण के बाद यह सिविलाइजेशन तेजी से फैला था, जो पारंपरिक रूप से मैनेस के अधीन था। मैनेस का नाम भी आता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की विशेषता यह थी, अगर देखा जाए तो नील नदी की घाटी के बेसिन में जो उपजाऊ जमीन थी, वो जो उपजाऊ जमीन का इन लोगों ने कृषि के कार्य में इसका उपयोग शुरू किया था। और नील नदी को परिवहन के रूप में भी इसका उपयोग उस कालखंड में किया गया था। इस काल में लेखन प्रणालियों के भी विकास की बातें आती, इसका भी उल्लेख मिलता है कि चित्रलिपि हो या भित्ति लिपि हो, दीवारों में जो वॉल पेंटिंग्स मिलती है, या अन्य प्रकार की लिपियों का भी विकास हुआ था, ऐसा इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। और यह भी कहा गया है मिस्र की सभ्यता में साहित्य का भी विकास हुआ था। और पिरामिड कल्चर विशेष रूप से जो उसकी एक बहुत फेमस कल्चर रही है, उनके योजनाओं के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके निर्माण के बारे में, वहां के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में और आसपास के क्षेत्रों में उनके व्यापार के उल्लेख भी मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा सिंधु घाटी की सभ्यता की। विशेष रूप से दक्षिण एशियाई सभ्यताओं में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सर्वाधिक पुरानी और विकसित सभ्यता मानी जाती है। और मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों लगभग सर्वाधिक पुरातन और पूर्ण विकसित सभ्यताएं थी, ऐसा माना जाता है। भारत में लगभग 2 लाख साल पहले पुरा पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं। मैंने इसके पहले काफी कुछ बताया है। और लगभग 8000 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी के पास 9 पाषाण काल स्थलों को भी ढूंढ निकाला गया है। सिंधु घाटी में कृषि लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले शुरू हो गई थी और 3000 ईसा पूर्व गंगा घाटी तक ये पूरा फैल गया था, ये सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व जो खास तौर से इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की ओर देखने को मिलता है। और पश्चिमी भारत की सिंधु और घग्गर हकरा नदी है, उस घाटियों में इसके विकास के भी प्रमाण मिलते हैं, घग्गर और हकड़ा नदी। इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा भी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खुदाई हुई थी, इस दौरान एक विकसित शहर का पता चला था जो हड़प्पा सभ्यता का था। और हड़प्पा सभ्यता में कृषि और कृषि कार्य करने वाले समुदाय बड़ी संख्या में रहते थे, ऐसा भी पता चला है। इन समुदायों द्वारा आभूषण हो, मूर्तियां हो, मोहरें हो, ये सब बनाई जाती थी और इनका बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। इस सभ्यता के निशान मेसोपोटामिया से लेकर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तक व्यापक रूप से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं से ज्यादा विकसित मानी जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद अन्य सभ्यताओं की तरह इस सभ्यता का भी विनाश हुआ। माना जाता है कि 1600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी संस्कृत ने मोहनजोदारो जैसे कई अपने शहरों को छोड़ दिया, अपने शहरों को खो दिया। हालांकि इसके विनाश और पलायन का कोई सटीक कारण तो नहीं जान मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि संभवतः बाढ़ या सूखे होने के कारण, सूखा आने के कारण, सूखा पड़ने के कारण या पानी की कमी के कारण ये सिविलाइजेशन उजड़ा है। और कुछ महामारी आपदा को भी इसका पतन का कारण जिम्मेदार बताते हैं। और तो कुछ इतिहासकार भी मानते हैं कि संभवतः सभ्यताओं के संघर्ष के कारण ऐसा कुछ हुआ होगा। भारत यूरोपीय भाषी, चाहे भारत के भाषा के लोग हों या कुछ यूरोपीय भाषी लोग हों, लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में इनका विशेष रूप से फैलाव हुआ। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यही लोग खिसक कर भारत आ गए
जो आर्य कहे जाते हैं। संस्कृत में ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो इसी अवधि काल में माना जाता है, जिसे वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच ज्यादातर लोगों का भारत में फैला हुआ, छोटे छोटे शहर स्थापित हुए, नगर स्थापित हुए, और सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक काल का आधार है। इसलिए हम इस पर अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका पूरा विवरण हम देंगे। और एक सभ्यता चीन की सांग सभ्यता के बारे में भी कुछ लोग बताते हैं कि पीली नदी घाटी के किनारे इस सभ्यता का उभार हुआ था। हालांकि ये पुरानी सभ्यता नहीं मानी जाती। 5000 ईसा पूर्व के आसपास लोंगसान और यांगसांग जैसी कुछ सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है। नवपाषाण काल संस्कृतियों में ये मिट्टी के बर्तन हो, इस प्रकार के उत्पादन की बात यहाँ पर आई है। हालांकि जैसा मैंने कहा ये बहुत पुरानी सभ्यता नहीं है। संभवतः वैदिक कालीन जो महाजनपद कालखंड था, जिन पे 16 महाजनपदों का उल्लेख है, संभवतः उसी दौरान हान साम्राज्य का भी उदय हुआ होगा। लेकिन मैं अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता का विस्तृत उल्लेख करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।